जी कटारिया हमारे बीच में है जर्मनी से, उनको सुनेंगे। उन्होंने भी संवाद किया है वैदिक स्वस्ति पंथान्यास से, विशाल जी से, आचार्य जी से उनका सानिध्य पाया है। कल हम उनका कार्यक्रम नहीं रख पाए थे, तो अब आप उनकी वीडियो का लाभ लेंगे, उनको देखेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम नमस्ते सभी को, आचार्य जी को सादर प्रणाम। और आज के इस समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों और न्याय से जुड़े हुए सभी कर्मियों को भी मेरा नमस्कार। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया गया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आचार्य जी के साथ पिछले दो तीन वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, उनके कार्य से प्रभावित होकर, क्योंकि मैं स्वयं वेदों में दृढ़ विश्वास व श्रद्धा रखने वाला भारतीय नागरिक हूँ। और आचार्य जी का पत्र देखकर कि इस समारोह में वह कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, पिछले 16 वर्षों से वो एक निस्वार्थ भाव से वेदों में निहित विज्ञान को उजागर करने में लगे हुए हैं बिना किसी स्वार्थ के। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे आशा है कि आचार्य जी जो भी निर्णय लेंगे भविष्य के लिए, वह अवश्य ही भारत के लिए और हम सब के लिए हितकारी होगा। इस कार्यक्रम के जो 4 मुख्य बिंदु हैं वो मेरे हृदय के काफ़ी समीप हैं। उनमें वेद विज्ञान आलोक, वैदिक विज्ञान व आधुनिक विज्ञान, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा आज के संदर्भों में देखते हुए, आज के आधुनिक समय में देखते हुए, तथा गौ रक्षा और पर्यावरण संरक्षण। किंतु मैं इन सभी बिंदुओं पर न बोलकर मुख्य रूप से भविष्य में वेद विज्ञानालोक को किस तरह से एक योजना बनाकर जन जन तक, भारतीय नागरिकों तक पहुंचाया जाए और कैसे भारत में इसका फैलाव करके इसको स्वतः अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। और मैं हृदय से आभारी हूं आचार्य जी का मुझे ये अवसर देने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं अपने विचार इस विषय में प्रस्तुत कर सकता हूं। हालांकि सिर्फ मेरे भाव है, मेरा संकल्प है कि मैं इस तरफ कार्य करूं, फिर भी मैं अपने कुछ विचार जो मैं हमेशा से आचार्य जी के साथ बात करता रहा हूँ, और हमारा जो एक छोटा सा समूह है जो इस विषय में बात करता है, उनके साथ संपर्क में रहकर कैसे हम तरह तरह के विचारों पर बातें करते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि कैसे इसको धरातल पर लाया जाए और इसके लिए कैसे कार्य किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने जो पिछला वैदिक विज्ञान समारोह हुआ था उसमें भी मैंने अपने कुछ विचार भेजे थे कि वेद विज्ञान को कैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पहुंचाया जाना चाहिए, जो आज के मॉडर्न पाठ्यक्रम है उसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, एक स्वैच्छिक पाठ्यक्रम की तरह कि कोई विद्यार्थी इसको लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है, जिसको हम किस तरह से इसको ला सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो मैं समझता हूँ कि इस कार्य के लिए है, वह सबसे पहला बिंदु होगा कि इस कार्य को कैसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराया जाए। और इसके लिए आज विशाल का कार्य बड़ा सराहनीय है, जिन्होंने आचार्य जी के वेद विज्ञान आलोक को उसके मुख्य बिंदुओं को निकालकर, जैसे आचार्य जी ने ऐत्रेय ब्राह्मण में से हमारे लिए सब निकाल कर
ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जिसको हम समझ सकते हैं। फिर उसमें से विशाल ने उसको और भी संगठित करके और भी कंडेंस करके मैं कहूँगा कि एक छोटी पुस्तक निकाली है जो कि विद्यालयों के लिए एकदम पर्याप्त है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिससे विद्यार्थियों को हमारे वेदों में निहित विज्ञान का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वह पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए सबसे पहले। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि कैसे हम वेदों में निहित विज्ञान को, और खासकर मुख्यतः जो वेद विज्ञान आलोक में आचार्य जी ने निरुक्त के इसके ऐत्रेय ब्राह्मण के मुख्य बिंदु हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, कैसे वहाँ से हम उन चीज़ों को निकाल कर आज की आधुनिक विज्ञान की भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं खुद एक आधुनिक वैज्ञानिक हूँ, वेदों के बारे में ज़्यादा कभी पढ़ा नहीं, लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया तो छोड़ा नहीं। तो मैं समझता हूँ आधुनिक विज्ञान की एक बहुत ही ज्वलंत विषय में कार्य करते हुए, जो कि आगे आने वाली सूचना प्रौद्योगिकीकरण में एक बहुत बड़ा स्तंभ होने वाला है। मैं उस विषय पर कार्य करते हुए यह जान चुका हूँ कि यह जो भी किया जा रहा है यह बिना धरातल के है। आज नहीं तो कल यह भी भरभरा कर गिर जाएगा। जैसे कि आज से 70-80 साल पहले कारों मोटरसाइकिलों की किसी ने खोज की और उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आज वही लोग 100 साल के बाद पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद वापस साइकिलों पर जा रहे हैं और वाहनों को हटा रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से जो वेद विज्ञान आलोक में जो विज्ञान बताया गया है उस पर पूरी तरह से ऊहापोह कर उस पर पूरी तरह से गंभीर विचार कर किस तरह से हम उस पर शोध कर सकते हैं, किस तरह से हम उससे तकनीक विकसित कर सकते हैं, मूलभूत शोध से लेकर तकनीक शोध तक कैसे हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, इस तरफ भी हमें एक कदम अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ज्ञान बिना विज्ञान के अधूरा है। आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए विज्ञान को करना अति आवश्यक है। तो हमें एक शोध व अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की, जो कि बहुत बड़े स्तर का ना हो, अगर वो छोटे क्षेत्रीय स्तर का भी होगा तो भी चलेगा, और उसमें काम करने वाले लोग ऐसे हों जो आधुनिक विज्ञान के ज्वलंत विषय में काम करते हों, आधुनिक विज्ञान की भी भाषा को समझते हों, और जिनका वेदों और वेद विज्ञान आलोक पर पूरा दृढ़ विश्वास हो, श्रद्धा हो। सिर्फ बातें करने वाले नहीं, हृदय से श्रद्धा रखने वाले लोगों को उससे जोड़ना होगा। ऐसे शोध केंद्र की स्थापना करना अति आवश्यक है। एक ईंट उसकी रखना आज अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में जाकर वह एक इमारत बन सके। ये एक अति आवश्यक कार्य होगा। और तीसरा बिंदु, जैसा मैंने कहा कि पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित करना चाहिए। हम जो स्नातक महाविद्यालय अभी हैं उनमें हम आधुनिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें वैदिक विज्ञान को सम्मिलित करें और छात्रों तक उसको पहुंचाएं। जो विद्यार्थी उसको लेना चाहते हैं वो ले, जो नहीं लेना चाहते हैं वो ना लें, लेकिन इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और एक बिंदु मैं ये बोलना चाहूँगा जो मेरे दिमाग में काफ़ी समय से था, और आज ये जो कोरोना काल आया है, जब सभी पढ़ाई इमारतों में बंद न रहकर आधुनिक तकनीक के जरिए, वेबसाइट इंटरनेट के जरिए हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो मेरा एक विचार यह है कि हमें वेद विज्ञान आलोक को भी सरल भाषा में भी और उसका एक पाठ्यक्रम ऑनलाइन के लिए भी बनाना चाहिए, जिसको हम एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम की तरह भी बना सकते हैं, या हम एक पूरी यूनिवर्सिटी ही या एक कॉलेज ही ऑनलाइन बना सकते हैं। आजकल ये बड़ा चल रहा है और आप भविष्य में देखेंगे कि ये चीज़ होने वाली है। आजकल आप बहुत सी चीज़ें बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ विश्व की, भारत की ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज शुरू कर रही हैं। तो हम एक ऐसे विश्वविद्यालय की भी के बारे में सोच सकते हैं जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन हो, जिसका कुछ भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, सब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये एक आधुनिक विज्ञान के साथ चलने की हमारी धारा भी रहेगी।
और इससे हमें काफ़ी मैं कहूँगा कि इससे हम जो हमारा जो ज्ञान वेदों से निकल कर आ रहा है उसको हम कैसे उससे कैसे अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं, कैसे उससे धन कमा सकते हैं। और निश्चय ही यह धन किसी लाभ के नहीं अपितु वेदों को ही आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। और हमें एक कदम उठाना चाहिए, पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि किस तरह से हम वेद विज्ञान आलोक को, इसके कार्यक्रमों को, इसके पाठ्यक्रम को मान्यता दिलाएं भारत सरकार से या राज्य भारत सरकार से। जैसे कि अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई है, क्रिश्चियनों का आईसीएसई बोर्ड है। इस तरह से हम एक स्कूल एजुकेशन के लिए भी मान्यता प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। तो मेरे ये 4 मुख्य बिंदु हैं इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए, जिसमें से एक कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दूसरा, हमें शोध व अनुसंधान केंद्रों को, एक शोध व अनुसंधान केंद्र की स्थापना रखने की अति आवश्यकता है। और तीसरा कि हमें ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में भी सोचना चाहिए। और चौथा, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम इन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त दिला सकें। इससे न्यास से जुड़े हुए सरकारी विभाग में कार्यरत बड़े पदों पर आसीन विशिष्ट व्यक्तियों को इस विषय में विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं आज ही, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उससे 1-2 घंटा पहले ही मैंने एक भारतीय सरकार का प्रारूप पढ़ा, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हमारे प्रधानमंत्री के होते हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जिनको हम बोल सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट पर मैंने देखा कि भारत सरकार एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना रही है, जो कि विश्व की अलग अलग तरह की साइंटिफिक फाउंडेशनों की तर्ज पर बनाया जा रहा है, उनकी देखा देख बनाया जा रहा है। कैसे उसको फंड किया जा रहा है 5 साल के लिए, और उसमें कैसे किस तरह से अलग अलग कैसे भारत सरकार शोध कार्यों को और अनुसंधान केंद्रों को पुश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे उसमें कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं दिखा जिसमें कि वेद विज्ञान के, वेदों के बारे में कुछ हो। वो आधुनिक विज्ञान के बारे में ही पुश करेंगे। तो हमें किसी तरह इस चीज़ को आगे बढ़ाकर इस तरफ भी अग्रसर कराना चाहिए, ताकि ये भारत सरकार के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अम्ब्रेला के अंडर आ सके, वेदों में निहित विज्ञान को निकाल कर। तो मुझे लगता है ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पर रोकूंगा, पर उससे पहले मैं आचार्य जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि आचार्य जी जो हैं हमारे समाज के एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। और ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए मैं वैशेषिकी दर्शन पढ़ रहा था, और उसमें एक स्पष्ट लिखा हुआ है 6ठे अध्याय का 10वां सूत्र, पुनर्विशिष्टे प्रवृत्ति ही, निरंतर विशिष्ट व्यक्ति के विषय में परिवर्तन, झुकाव, ध्यान समाज व प्रशासन का रहना चाहिए। अर्थात व्यक्ति की यह विशिष्टता ज्ञान मूलक मानी गई है। समाज में किसी विषय के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सुविधा का ध्यान समाज व प्रशासन दोनों को रखना आवश्यक है। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आचार्य जी जैसे लोगों, विशाल जैसे लोगों के जो अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं इस रास्ते पर, हमें पूर्ण रूप से उनके साथ लगना चाहिए, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उनके साथ लगना चाहिए। इवन हमें प्रशासन का ध्यान भी उनकी तरफ लाना चाहिए। ऐसे विशेषज्ञ अपने परिश्रम व प्रतिभा से राष्ट्र के अभ्युदय में सहयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रजा एवं प्रशासन द्वारा आर्थिक चिंताओं से दूर कर देने पर उनका प्रतिभापूर्ण ज्ञान राष्ट्र के अभ्युदय में निर्बाध सहायक होता है। आर्थिक आधारों पर उनकी उपेक्षा राष्ट्र के लिए हानिकारक है। ऐसी दशा में अनेक बार इस प्रकार की विभूतियां अपनी विशिष्टताओं को साथ लेकर असमय में विलीन हो जाती है। समाज व राष्ट्र के लिए उनकी असाधारण प्रतिभाओं का कोई उपयोग नहीं हो पाता। अतः हमें समाज के ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों का संपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं वह करनी चाहिए अपने अपने स्तर पर। चाहे हम दिन में 10 रुपया कमाते हो, चाहे हम दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हो, अपनी श्रद्धा के हिसाब से हमें उन्हें समय दान, अर्थदान, मानसिक दान और वैचारिक दान अवश्य देना चाहिए। तभी ये काम आगे बढ़ेगा और तभी भारत सशक्त होगा
और मेरा आखिरी बिंदु यही है कि हमें सबसे पहले अपने क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में सोचना होगा, ना कि वैश्विक समस्याओं के बारे में, क्योंकि आज जो वैश्विक समस्याएं हैं वो क्षेत्रीय समस्याएं बन चुकी हैं। क्षेत्रीय समस्याएं ही इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो वैश्विक रूप ले चुकी हैं। तो इसलिए हमें अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में सोचते हुए, अपने विज्ञान का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए, जो वेदों में निहित है, जो आचार्य जी ला रहे हैं हमारे सम्मुख, इसको पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर पूर्ण करना होगा। और मेरे जो बताए हुए विचार हैं इन पर एक बार पुनर्विचार करना होगा। और मैं इस तरह की एक अलग संगोष्ठी के लिए भी अपने आप को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता हूँ। अपने विचारों को और भी ज़्यादा खोल कर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसके लिए हम कुछ लोग बैठकर विचार कर सकते हैं। तो मेरे विचार से आचार्य जी आज जो भी निर्णय लेंगे वह अवश्य ही हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा, भारत के भविष्य के लिए भी उचित होगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से आभार करता हूं और मुझे आशा है कि हम भविष्य में भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।